हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो मूवमेंट रिलेटेड टॉपिक था, चैप्टर था, उसके ही अगले टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे, विच इज़ कपल मूवमेंट। कपल मूवमेंट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी एक ईजी तरीन डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि कपल मूवमेंट क्या होता है। द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय कपल इज़ नोन एज कपल मूवमेंट। अब यहाँ पे आपने कपल की जो टर्म है उसको आप जानते हैं, उसको अपने समझना है। तो ये फिजिक्स में एक इजी सा कॉन्सेप्ट है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विद सेम मैग्नीट्यूड्स इज़ नोन एज कपल। मीन्स के दो फोर्सेज हैं, कोई ये दो फोर्सेज हैं, F1 है और इसी तरीके से F2 है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास F2 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इनको हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। और ये दो फोर्सेस जो मोमेंट प्रोड्यूस करती हैं उसको हम कहते हैं कपल मोमेंट। तो अब ये जैसे कि इसकी एग्जांपल आप लें, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं स्टीयरिंग में, तो एक हाथ हमारा इधर है, एक हाथ इधर है, तो जो हम मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर एट द टाइम ऑफ टर्निंग, उसको हम कपल मोमेंट कहते हैं। बिकॉज टू हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज होती हैं, अगर हम यहाँ पर इस तरह गाड़ी की एग्जाम्पल लें। और एक बात इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो कपल मोमेंट होता है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी नोन होती है और मैग्नीट्यूड भी नोन होता है। तो इस केस में हमें दोनों चीज़ें नोन होती हैं, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड करते हैं। और अगर आप इसकी इसी तरीके से क्वेश्चन देख लें तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये देख सकते हैं आप, इसको हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज़ अवर लिवर आर्म। ये जो टू फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर आवर कपल मोमेंट विल बिकम m इज इक्वल टू आर इंटू एफ। अब ये दोनों फोर्सेस तो एक ही हैं, तो एफ का हम इसे नाम दे सकते हैं, तो m इज इक्वल टू आर इंटू एफ। तो ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन होती है किस चीज़ में? कपल मोमेंट के केस में। तो ये वो इक्वेशन है जो कि हमारे पास सिंपल मोमेंट केस में होती है। सिर्फ ये होता है कि सिंपल मोमेंट में सेंटर ऑफ द मोमेंट के पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको कंसिडर करते हैं। जबकि कपल मोमेंट के अंदर दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के जो बीच का डिस्टेंस है उसको कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर हम अपना जो जनरल फार्मूला है वही यूज़ कर सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। तो हम इसको यहाँ पे हमारे को अगर हम इसको d का नाम दे दें तो हम अपने m इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी जो जनरल मोमेंट का फार्मूला है वही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये एक टू फोर्सेस के बीच डिस्टेंस है और वो सेंटर ऑफ मोमेंट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरीके से, वो भी राइट हैंड रूल के मुताबिक फाइंड आउट की जाती है। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक किस तरह करते हैं देख लें आप। अब ये जैसे फोर्स हमारी F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F2 हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ तो आप ये देख लीजिए कि ये हमारे पास फोर्स अप जा रही है और ये फोर्स डाउनवर्ड जा रही है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई किया। ये F2 अपवर्ड की साइड पर और ये F1, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उसी डायरेक्शन में मेरी उंगलियां यानी कि एक फिंगर जो है रोटेट कर रही हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि आप इट विल बी डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज। 3D के केस में ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट आउट ऑफ द पेज बता रहा है। और अब हमारे पास रोटेशन क्या हो रही है मोमेंट की वजह से, वो है हमारे पास यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, यानी इट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर यूँ हमारे पास क्लॉकवाइज यूँ रोटेशन हो रही होती तो क्लॉकवाइज थी। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स के मुताबिक ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो इट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये गाइस आपने जो डायरेक्शन का केस है इसको समझना लाजमी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमें डायरेक्शन को सॉल्व करना होता है। डायरेक्शन को फाइंड करके ही हम आके कपल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फर्दर मोर अगर हम राइट हैंड रूल को एक और एग्जांपल से समझें, क्योंकि ये समझना हमारे लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास डिफरेंट मोमेंट कपल मोमेंट्स होंगे तो उनकी डायरेक्शन को अपने फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जनरल कन्वेंशन होती है कि नेगेटिव क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये देख लीजिए कि ये भी एक कपल मोमेंट है। F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, बीच का डिस्टेंस को हम D का नाम दे रहे हैं, मोमेंट आर्म है।
अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको कल अपनी जो फिंगर्स हैं उसको इन द डायरेक्शन ऑफ कपल रोटेट करूं तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो हमारे पास थंब की डायरेक्शन है, ये मूवमेंट की डायरेक्शन है इनसाइड द बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड है। अब ये देख सकते हैं आप इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे जाके ये मेरी जो फिंगर्स की जो रोटेशन है ये रोटेशन की डायरेक्शन को शो कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ पर जो हमने देखी थी ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो सिंपली जब आप इस मूवमेंट को सॉल्व करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बिकॉज हमारी जनरल कन्वेंशन क्लॉकवाइज के केस में नेगेटिव होती है। तो ये हम यहाँ पे इसलिए समझना ज़रूरी है किस तरीके से राइट हैंड रूल का यूज़ करते हुए हम अपनी मूवमेंट, कपल मूवमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके साथ जो साइन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, इक्विवेलेंट कपल का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कपल्स क्या होते हैं कि टू कपल्स, दो डिफरेंट कपल्स हैं जिनको जो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन पोजेस कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि इफ टू कपल्स प्रोड्यूसेस अ मूवमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन दीज टू कपल्स आर इक्विवेलेंट। मीन्स के दो कपल्स हैं, अब दो कपल हैं मीन्स के चार फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एक कपल हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, दूसरा कपल है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, लेकिन जो दोनों कपल हैं जो वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम मैग्नीट्यूड है, एक तो सेम मैग्नीट्यूड उस मोमेंट की और सेम डायरेक्शन है। अब इसकी एक मिसाल आरसी ब्लर की बुक में भी गिवन है, उसको आप लोग यूँ देख लीजिए कि फ़र्ज़ करें ये एक व्हील है, ये भी एक सर्कुलर व्हील है और यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास फोर्स है 30 न्यूटन की। कितने की? 30 न्यूटन की। यहाँ पर भी एक 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास एक कपल है, अब ये एक सेंटर है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 0.4 मीटर है। 0.4 मीटर मीन्स इसका जो हमारे पास डायामीटर आ गया व्हील का वो 0.4 मीटर आ गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एक और हमारे पास सर्कल है और इसी तरीके से इसमें जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है वो कुछ 40 न्यूटन की है। 40 न्यूटन की है। ये हमारे पास एक कपल है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये 40 न्यूटन की है। और यहाँ पर जो हमारा लिवर आर्म है ये 0.3 मीटर है, 0.3 मीटर है। अब सिंपली आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे मोमेंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मोमेंट, कपल मोमेंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इज़ इक्वल टू 30 इंटू, अब ये देख लीजिए ये हमारे पास आ गया 12 न्यूटन मीटर, 12 न्यूटन मीटर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है 40 इंटू 0.3, ये भी सॉल्व करके देख लीजिए 12 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चली कि ये डिफरेंट, ये यहाँ पे फोर्सेस भी डिफरेंट हैं और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है, लेकिन जो फाइनल कपल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे मोमेंट को हम इक्विवेलेंट, ऐसे कपल्स को हम इक्विवेलेंट कपल कहते हैं। तो ये गाइस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इसके बाद फ्रेंड लास्ट में हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं रिजल्टेंट कपल मूवमेंट का। अब जिस तरह कि आप जानते हैं कि फोर्सेस के केस में भी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को स्टडी किया था कि जो डिफरेंट फोर्सेस हैं वो एक्ट होकर एक पैरेललोग्राम की शेप बना रही हैं, उनका रिजल्टेंट जो है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो होती है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कपल्स एक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं वो एक कपल मूवमेंट बना रही हैं, क्या चीज़ कि M1 एक कपल मूवमेंट है, M1, और इसी तरीके से हमारे पास कोई M2 एक कपल मोमेंट है, M2। तो इनके जो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास MR के नाम से एक रिजल्टेंट कपल मोमेंट आ जाएगा, MR। तो सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे मोमेंट्स हैं उनको हम एडअप करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट कपल मोमेंट आ जाएगा। जिस तरह फोर्सेस के केस में हम कर रहे थे कि F = F1 + F2, तो हमारे पास सिंपली MR = M1 + M2, MR = M1 + M2, और ये M1 और M2 अपने अपने फोर्सेस और डिस्टेंसेस में स्प्लिट हो जाएंगे कि A = R × F, R × F1 +
आर इंटू F2। अब यहाँ पे आप जानते हैं कपल मोमेंट केस में जो आर होता है एक ही डिस्टेंस होता है इंटर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो आर तो सेम है, आर इंटू F2, जो F2 का मैग्नीट्यूड है, और F2 भी हमारे पास सेम ही है बिकॉज बोथ फोर्सेज आर सेम। तो ये हमारे पास सिंपली जो है एम आर इज इक्वल टू आर इंटू एफ हो जाएगा। एम आर इज इक्वल टू आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। ये जो इंटू है ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट को शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। तो अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने रिजल्टेंट कपल मोमेंट को भी देख लिया। तो गाइस आज की जो क्लास थी, जो आज का लेक्चर था, उसमें हमने सिंपली ये देखा कि कपल मोमेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट कपल क्या होते हैं, और जो राइट हैंड रूल की मदद से हम किस तरीके से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कपल मोमेंट की, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्टेंट कपल मोमेंट को भी देख लिया कि जिस तरीके से फोर्सेज एड अप होकर रिजल्टेंट प्रोड्यूस करनी है, उसी तरीके से कपल मोमेंट के केस में भी रिजल्टेंट आता है। और यहाँ पर हम इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कपल मोमेंट का समझ आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।